नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से आपके अपने चैनल फ्री स्टडी चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे पूरा का पूरा कुमाऊं का चंद वंश कैसे उसके कार्य थे, कौन सा राज्य कहां पर था, किस राजा ने क्या क्या कार्य किया और कौन से किलों का निर्माण कराया। ये सभी जानकारी विस्तार पूर्वक जानने का हम प्रयास करेंगे। कितने राजा हैं, पूरे 62 राजाओं के बारे में पूरा सा अध्ययन करेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर जरूर करें, क्योंकि ये वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तैयार रहो महा मैराथन में। तो चुपचाप से आपने कुछ नहीं करना है, एक जगह पर बैठ जाना है, एक कॉपी नोटबुक लेके, या आप सीधे अपने कान में लीड डालकर आराम से सुन के इसे मस्ती के साथ पढ़ें। और मैं आपको एक कहानी के थ्रू और पिक्चर के थ्रू आपको माइंड में पूरा छापने वाला हूँ दोस्तों। ठीक है, अगर आप कोई भी उत्तराखंड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें उत्तराखंड का पूरा सिलेबस आता है कुमाऊं का, इसमें से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, क्योंकि आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इस बार। ठीक है, तो जो भी ये सभी के लिए एग्जाम है, हमारा यूट्यूब चैनल है फ्री स्टडी चैनल, इसको जरूर सब्सक्राइब करें। जो भी है इसमें आपको फ्री में उत्तराखंड की क्लासेस मिल रही है। जो भी है उत्तराखंड आगामी परीक्षा के लिए यूट्यूब में पहली बार दोस्तों निःशुल्क ऑनलाइन कोर्स लेके आ रहे हैं, जिसमें आपको सभी प्रकार की तैयारी कराएंगे। इसमें उत्तराखंड की जो भी होती हैं यूके ट्रिपल एसएससी और क्या कहते हैं यूके पीएससी के अंतर्गत जो भी आती है, पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक, अन्य आरओ जो भी आ रही, पुलिस 28, वन आरक्षी, फॉरेस्ट गार्ड, सभी के अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हो गई हैं, क्लियर करा दी, और चुपचाप से बैठ जाए। लंबी वीडियो होगी, मैराथन वीडियो है लंबी, पूरा कुमाऊं का चंद्रवंश कंप्लीट कराया जाएगा और गारंटी आपके माइंड में छापने की गारंटी मेरी है। बस आपने कुछ नहीं करना है, एक जगह पर साइलेंट मोड पर बैठ जाना है और अपनी नोटबुक, कॉपी और कान में लीड डालकर आराम से इस कहानी को सुनते जाना है, और कि हम सब कुछ क्लियर कराएंगे। और हाँ दोस्तों, ये पूरी जो कहानी आपको सुना रहा हूँ हर बुक से ले रखी है, चाहे यशवंत कठोर जी की हो, बद्दत पांडे या फिर उनके अनुसार हो गया, या फिर घनश्याम जोशी जी के अनुसार, अजय राउत जी के अनुसार, सभी प्रकार से मैं आपको पूरा समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, अब ठीक है, काम की बात भी करते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जो भी उत्तराखंड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको एक दो दोस्तों को जरूर शेयर करें, ताकि हमको भी ऐसे ही मोटिवेशन, हमारा मनोबल बढ़े रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कुमाऊं का चंद्रवंश का इतिहास। तो इससे पहले मैं वीडियो में आपको समझा चुका हूं कि कुमाऊं का चंद्रवंश कहां से उनकी शुरुआत हुई और कैसे कैसे यहां उन्हें राज किया और कहां से आए थे और कौन उसका वास्तविक वाकई में संस्थापक था, और इससे पहले उत्तराखंड में कौन सी ऐसी शक्ति थी जो राज करती थी। ठीक है, कत्यूरों के एक बार कहानी के पीछे बैकअप ले जाते हैं, बैक की ओर ले जाते हैं कि क्या था। ठीक है, कत्यूरी वंश की नींव पड़ती है। कत्यूरी वंश का जो अंतिम राजा होता है ब्रह्मदेव या वीरमदेव, ऐसे कहानी मिलता है। तो 800-700 के ईस्वी के आसपास ये राज करते हैं, कत्यूरी जैसे करते हैं। उसके कत्यूरी अपना राज करते हैं, उसके बाद ये छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, जिसमें अलग अलग भागों में चले जाते हैं। उसके बाद कोई कहाँ चले जाता है, कोई पाली पुछाऊ, कोई कालू कमाऊ, कोई कहाँ, कोई डोटी चले जाता है, या कोई अस्कोर चले जाता है। तो उसके बाद ये विभिन्न भागों में टूट जाते हैं और धीरे धीरे इनका पतन होने लग सकता है। ठीक है, उसी दौरान क्या आते हैं, क्या कहते हैं, कत्यूरी वंश का जो अंतिम राजा था वीरमदेव, और उसकी पुत्री के साथ ब्याह होता है सोमचंद का। जो सोमचंद होता है, यही जो बंदा होता है, यही कुमाऊं में चंद वंश की स्थापना करता है। और इसमें अलग अलग इतिहासकार अपने अपने अलग अलग मत बोलते हैं कि सोमचंद, कोई बोलता है ये चंद वंश से प्रतिहारों के वंशज थे, कन्नौज के प्रतिहारों के वंशज थे। ठीक है, कोई बोलता है ये बाहर से आए थे। तो कहानी समझते हैं कुछ। इसकी स्थापना डेट के बारे में आपको नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि डेट उसमें अलग अलग बोलते हैं। मैं आपको चंद्रवंश की स्थापना 700 ईस्वी मान लेते हैं अभी, और इसमें कोई 1000 ईस्वी बोलता है, इसमें भी अलग अलग मत है, इसमें कंफ्यूज ना हो। तो हम समझते हैं संस्थापक सोमचंद को माना जाता है। और ये कहाँ से आया था, कि मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ, इलाहाबाद के झूसी गांव से ये जो भी आए थे, इलाहाबाद के झूसी गांव से आए थे। ठीक है, क्लियर हो गया। और कुल कितने राजा है, टोटल 12 वर्षीय राजा है। इन्होंने कम से कम यहाँ से अपने हिसाब से लगा लो कि 700 ईस्वी के 800 के हिसाब से कम लगभग 1790 तक ये वंश चला पूरा कुमाऊं में दोस्तों। ठीक है, ठीक इसी के अपोज में वहाँ गढ़वाल में क्या चला, पवार वंश का राज चला। उसके बाद आते हैं यहाँ पर कौन आते हैं, उसके बाद आते हैं गोरखा आते हैं। उसके बाद फिर गोरखा जाने के बाद गोरखों को हराकर क्या कहते हैं, फिर आते हैं तुम्हारे अंग्रेज। उसके बाद अंग्रेजों का अधिकार शुरू हो जाता है। ठीक है, तो समझते हैं एक एक करके। सोमचंद्र 700 से 721 ईस्वी के आसपास इसकी तिथि मानी जाती है। तिथियों से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, और बन भी सकता है तो आप इसके अनुमानित लिख सकते हैं। यह सबसे पहले
कहाँ का था? इलाहाबाद के दूसरी गांव से आया था तीर्थ यात्रा के दौरान। तीर्थ यात्रा अपने साथियों के साथ भ्रमण का आया था उत्तराखंड के, तीर्थ यात्रा। ठीक है, और उसी दौरान भेंट होती है, इसकी भेंट होती है कहाँ होती है? चंपावत में। चंपावत में जो उत्तराखंड का एक जिला है। अब कब बना, मुझे इसकी डेट बताइए आपको। लगभग ये 1997 में बना। ठीक है, पहले ये, ठीक है, उसके बाद जैसे ही बनता है और यहाँ पर आता है तो जो कत्यूरी अंतिम राजा होता है वीरमदेव इससे प्रसन्न हो जाता है, काफ़ी अच्छा था। तो इससे प्रसन्न होकर वो सोचता है कि यार अब तो धीरे धीरे हमारा भी पतन हो रहा है, मैं भी बूढ़ा होने वाला हूँ, तो उसे एक ऐसा अपना क्या कहते हैं राज्य अधिकार चलाने के लिए चाहिए था। तो उसने क्या किया, अपनी पुत्री का विवाह, ठीक है, पुत्री का विवाह किससे करा दिया? सोमचंद से करा दिया और कहा कि भैया अब तो मैं बूढ़ा होने वाला हूँ और राजकाज अब तुम संभालो। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसके साथ शादी हो जाती है और इसे कुछ खुशी में कुछ ज़मीन देता है, लगभग 15-20 बीघे ऐसे ही जो आसपास वहाँ का इलाका होगा उसे दे देता है और उसी समय चंद्रवंशी की नींव पड़ती है। ठीक है, और उत्तराखंड आगे बढ़ते हैं। इसने सबसे पहले यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर उसने, अब ठीक है, अब उस समय क्या होता है, सबका युद्ध कर अपना राज हड़पना ही एक अधिकार बना रहता है। सभी जो आसपास के इलाके के लोग आक्रमण करते हैं, युद्ध करते हैं, युद्ध से ही अपना सभी एक जगह से दूसरी जगह युद्ध करते हैं, जितना भी वहाँ का सोना हो गया, जगह हो गया, वहाँ हड़प लेते हैं। तो उस समय ऐसी ही प्रथा चली थी कि युद्ध करो और जीतो। तो आसपास जैसे ही सबको पता लगा कि यार कत्यूरी राजा बूढ़ा होने वाला है, एक नए वंश की नींव हो रही है, अब हम तो ऐसा होने नहीं देंगे। तो इसके जो दुश्मन थे यहाँ उधर के कोई राजा थे, धुनाकोट के रावत राजा थे, वो आक्रमण करते हैं और ये आक्रमण में सोमचंद बहुत साहसी तो होता ही है और अंत में सोमचंद जीत जाता है और धुनाकोट के राजा को हरा देता है। क्लियर हो गया। और चंपावत में ये सबसे पहले राजभूंगा का किला बनाता है। ठीक है, अब ठीक है, कोई भी राजा बनाता है अपना उन्होंने कुछ कार्य बनाता है। ये देखो, ये है राजभूंगा का किला, अच्छे से देखें, अभी तो एक खंडहर बन जा होगा, पहले वाकई में काफ़ी सुंदर लगता होगा। देख ही सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बना चित्र दिखा रखा है। ठीक है, तो इस तरह के राजभूंगा किला आप देख सकते हैं और इनकी देखो किस तरह से दरवाजे होते थे, लगता है कि यहाँ पहले राजा महाराजा कुछ रहते होंगे। ये देखो इस तरह से देखने वाला बनता होगा, कितना बड़ा ऊंचा है। और आप देख सकते हैं इस तरीके से चंपावत में राजभूंगा किला बना देता है। और ठीक है भैया, फिर उसके बाद चारार नियुक्त करता है। चारार मतलब कि सेना के पहरेदार समझ लो, यानी कि चारों दिशाओं में, पूर्व पश्चिम जो दिशाएं होती है उनमें अपने कुछ सेना इकट्ठी कर देता है, यानी कि कोई पहरेदार मान लो, पूरे जगह का पहरेदार मान लो। समझना है हमने, बस आपने कुछ नहीं करना है, समझने का प्रयास करना है। इसने पहरेदार नियुक्त कर दिए ताकि कोई बाहर का राजा आक्रमण करता है तो हम आसानी से उसे हरा सके। ठीक है, तो चाराल कौन थे? बोरा थे, वहीं के लोग थे आसपास के, बोरा, काड़गी, तरागी और चौधरी लोग। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चाराल कौन कौन हो सकते हैं? बोरा, तरागी और चौधरी, ये सभी। और चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति भी करवा दी वहाँ पर, यानी कि अच्छे अच्छे कार्य भी उसने करा दिए और इस तरीके से यहाँ पर ये कर दिया। और उस समय जो प्रजा भी इससे खुश थी। उस समय क्या था, दो गुण चलते थे, मेहरा, ये भी समझाता हूँ, मेहरा और फरतियाल। यानी कि मान लो, समझ लो कि अगर कहीं राजा अब्सेंट होता था, कार्य नहीं करता था, तो उसके बाद इन दोनों की सुनी जाती थी। यानी कि दो गढ़ थे, मेहरा और फरतियाल, दो गढ़ थे, इन्हीं की राजा की बात इन्हीं की ज़्यादा चलती थी, ऐसा समझ लो, इन्हीं की चलती थी। और जो मेहरा लोग थे तुम्हारा शायद, हाँ, ये मेहरा लोग थे, ये करोड़गढ़ के थे, इलाका होगा करोड़गढ़। ठीक है, आपके क्वेश्चन भी क्लियर कराना दोस्तों, यहीं पर कॉन्सेप्ट के साथ आपके क्वेश्चन भी क्लियर कराने का हम प्रयास करेंगे। जो भी क्वेश्चन बनेंगे इससे ले लेंगे। फिर इसके बाद इसका पीडीएफ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में, हमारी वेबसाइट में मिल सकता है, फ्री स्टडी चैनल। उसके बाद धीरे धीरे हम एमसीक्यूज कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मेहरा जो फरतियाल लोग थे, फरतियाल लोग कहाँ के थे? ये थे तुम्हारे डुंगरी के थे, डुंगरी इलाका होता है, डुंगरी के थे। क्लियर हो गया। और राज्य के बाद इन्हीं की चलती थी, ऐसा मान लो ऐसे समाज से। ठीक है, और ये उसमें, हाँ, एक बात है, डोटी के राजा, डोटी के नेपाल के राजा थे, उनको ये कर दिया करते थे, डोटी के राजा। उसमें नेपाल के बहुत शासी लोग थे दोस्तों, ये मत समझना, इनको कर दिया था, हम करों के अधीन थे। ठीक है, कर दिया करते थे। क्लियर हो गया, एक क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या क्या इसने कार्य किया इसके बारे में थोड़ा समझने का हम प्रयास भी करते हैं। और इसने एक और अच्छा काम किया, जो गांव के जो बुजुर्ग लोग होते हैं, ठीक है, उनको क्या कर दिया, एक चौकीदारी संभाल दी गांव की, यानी कि जिस तरह से प्रधान होते हैं ना, उसी तरह से गांव की इन्होंने
चौकीदारी करना स्टार्ट, यानी कि गांव में आधा काम उनको सौंप दिया कि भैया तुम क्या करो, सयाने लोग हैं और तुम ही देखो गांव के लोग किस तरह का निर्णय मानते हैं, हमको किस तरह की सेवा पहुंचाते हैं और ये सब तुम संभालो। अपने हिसाब से इन्होंने ये कर दिया। क्लियर हो गया? तो ठीक हो गया। उसके बाद जैसे ये अच्छा खासा इसका राज खासा इसका बेटा होता है, सोमदेव से इसने ही फैक्ट्री बनेंगे, ज़्यादा इससे नहीं बनने वाले हैं। एक किला बन गया और इसने इसकी स्थापना किसने की और ये क्या क्या इसने चाराल बनाए और किसको कर देता है, ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब जो दूसरा जो राजा होता है आत्मचंद है। आत्मचंद किसका बेटा होगा, ये सिंपल सी बात है, ये दूसरे नंबर का राजा है। और इसकी तिथि देख लेते हैं, तिथि से क्वेश्चन बनेगा नहीं, फिर भी हम पढ़ लेते हैं अचानक से। 721 ईस्वी से 740 ईस्वी के आसपास इसका काल बताया जाता है। किसका पुत्र था? सोमचंद्र का पुत्र था। कितने वर्षों तक राज किया? ये 20 वर्षों तक। कत्यूर का भांजा होगा तो इसके बारे में तो इतना इसके कार्य के बारे में हमको जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है। उसके बाद पूर्णचंद मानते हैं, ये भी आत्मचंद का तीसरा राजा है और आत्मचंद का बेटा है। और इसका जो तिथि होती है 741 से 758 के आसपास। फिर उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट राजा मिलता है हमको, जिसका नाम कहते हैं इंद्रचंद। इसने कुछ कार्य किए, इसके बारे में आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। चौथा राजा है और इसकी डेट देख लेते हैं, 758 ईस्वी से 778 ईस्वी के बीच इसकी तिथि मानी जाती है, यानी कि ठीक है। और इसने एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि उत्तराखंड में इसने क्या किया, रेशम के कारखाने की शुरुआत कर दी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से राजा ने रेशम के कारखाने की शुरुआत की कुमाऊं या उत्तराखंड में, ये है इंद्रचंद्र। ठीक है। और इसने अच्छे संबंध भी बनाए, किससे? नेपाल और चीन से इसने अच्छे संबंध भी बनाए। उस समय क्या चलता था, वस्तु विनिमय प्रणाली चलती होगी, ऐसा हम ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि गेहूं के बदले आपने मड़वा दे दिया, ठीक है, और किसी के बदले कुछ दे दिया, कपड़ों के बदले हमने कुछ खाने की चीज़ें ले ली, इस तरीके से उसमें कार्य चलते होंगे, ऐसा पता लगता है। और एक क्वेश्चन और बनता है कि पटरंग प्रथा कहाँ से शुरू हुई? ये पटरंग प्रथा कुमाऊं के चंद्रों से शुरू हुई और ये किसने की? इंद्रचंद ने की। ठीक है। इससे ये फैक्ट आप अच्छे से याद कर लीजिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इसका जो बेटा होता है संसार सिंह, जो 778 से 813 ईस्वी के आसपास का राजकाज समझता है। उसके बाद इसके बारे में उतने फैक्ट नहीं मिलते हैं, बस आपने इनको याद करना है ऐसे ही समझने के लिए। और जहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट लेंगे मैं आपको जरूर बताऊंगा। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल में नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको नॉलेजेबल वीडियो जरूर मिलती है। उसके बाद सुधाचंद आता है, उसने कार्य नहीं किए। 813 से 33 तक इसका राजकाज होता है। उसके बाद सातों राजा होता है हरिचंद। ठीक है। हरिचंद भी, इसे हमीरचंद भी कहते हैं, इस तरीके से याद कर सकते हैं। इसकी जो तिथि होती है यानी कि 833 से 856 के आसपास। उसके बाद एक और राजा इंपॉर्टेंट होता है, जो 8वां राजा होता है, जिसका नाम होता है दोस्तों, क्या होता है? वीणाचंद। वीणाचंद इसकी तिथि होती है 856 से, कब की होती है? 856 से 869 के आसपास। ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, अब धीरे धीरे अब देखो, राजकाज तो अच्छा चलने लगा, तो ये कि कुछ राजा कुछ हो ही जाते हैं जो उपद्रव मचाते हैं। तो ये भोग विलासी राजा बन गया, यानी कि ऐशो आराम अपनी ज़िंदगी जीने लग गया और भोग विलासी बनने लग गया। तो इस समय क्या हो गया था, जो खस राजा थे, खसों का यहाँ पर कुमाऊं में अधिकार होने लग गया दोस्तों। धीरे धीरे एक समय से मान लो कि चंद्रवंश धीरे धीरे खत्म होने की कगार में पड़ गया था, ऐसा समझ लो। किसके काल में? वीणाचंद के काल में। तो खसों का यहाँ पर अधीन हो, खस राज यहाँ से शुरू हो गया। ठीक है। अब खसों ने यहाँ पर 200 साल यहाँ पर फिर राज कर दिया, यानी कि खसों का आधिपत्य होने लग गया पूरी जगह से। ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खसों ने कितने साल राज किया? तो सिंपल सी बात है, 200 साल हम पढ़ चुके हैं। किसके काल में किया? कुमाऊं के काल में राज किया। और कौन राजा था? वीणाचंद। मैं आपको इतना चीज़ क्लियर करा चुका हूँ, वीणाचंद। ठीक है। और हाँ दोस्तों, एक क्वेश्चन और बन सकता है कि यहाँ पर पहला खस राजा पहला कौन था? पहला जो है दोस्तों बिगड़ पहला खस राजा माना जाता है। ठीक है। दूसरा जो राजा है सुपाल, जो अंतिम राजा है, लास्ट राजा का नाम है सुपाल। ठीक है। ये लिख लीजिएगा, कहीं पर काम आएगा आपका। ठीक है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद दोस्तों, जैसे ही नवा राजा होता है, उसका नाम वीरचंद कहते हैं। और वीरचंद 1065 ईस्वी से 1080 के आसपास इसका राजकाज बताया जाता है। और सबसे पहले इसने एक काम कर दिया कि इसने खसों के यहाँ से भगा दिया। देखो भैया, इसके जो खसों ने इसने हंसा दिया, खसों से लड़ा खूब और उनको हरा दिया। और इसका जो सेनापति खदान काफ़ी साहसी सेनापति था और उसने खसों को हरा दिया। और इसका जो हमको क्या मिलता है, त्रिशूल लेख में इसके लेख मिलते हैं।
और इस लेख के अनुसार ही ये चीज़ बताई जाती है। और यहीं से एक पुनः चंद्रवंश की नींव रखी जाती है दोस्तों। क्वेश्चन बनेगा कि पुनः चंद्रवंश की नींव या स्थापना कब हुई, ये किस काल में हुई, ये हुई वीर चंद्र के काल में। ठीक है, फैक्ट भी क्लियर आपके हो रहे हैं और क्वेश्चन भी ऐसे आसानी से बन रहे हैं। मैं आशा करता हूँ आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर आपकी कुछ क्वेश्चन या कहीं बार कुछ लगता है कहीं बार डाउट है तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं इसका रिप्लाई देने का पूरा प्रयास करूँगा दोस्तों, जितना हो सके। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्या रहा, आप धीरे धीरे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। एक राजा और इम्पोर्टेंट राजा आता है अशोक चल्ल। हाँ, अशोक चल्ल का यहाँ पर एक आधिपत्य होने लगता है, यानी कि एक दूसरा राजा यहाँ पर आक्रमण करने की सोच लेता है। कि मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि उस समय क्या चलता था, युद्ध करके ही चीज़ें जीती जाती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट राजाओं के बारे में जान लेते हैं। रूपचंद, ठीक है, 10वां राजा होता है और उसकी तिथि बताई जाती है 280 से 293 के आसपास। ठीक है, बस आपने इनको याद करना है, जो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको क्लियर करा दूंगा। 11वां है लक्ष्मीचंद है, जो 1093 से 1113 के आसपास राज करता है। आगे 12वां राजा है धर्मचंद, जो 1113 से 1121 के ऊपर राज करता है। 13वां राजा है कर्मचंद, जो 1121 से 40 के आसपास राज करता है। 14वां राजा है कल्याणचंद, जो 1140 से 1149 तक राज करता है। अगला राजा आता है निर्भय चंद, जो 1149 से 70 के आसपास राज करता है। और उसके बाद 16वां राजा है नरसिंह, 1170 से 1177 के आसपास राज करता है। उसके बाद आता है 17वां राजा नानकी चंद, जो राज करता है 1177 से 1195 के आसपास। अब इसके बारे में जान लेते हैं, कुछ फैक्ट मिलते हैं। इसके समय में अशोक चल्ल का आक्रमण होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक चल्ल का आक्रमण किसके काल में हुआ, नानकी चंद का। कौन सा राजा थे, 17वां राजा। जानकारी कहाँ से मिलती है, गोपेश्वर और बाराहाट के त्रिशूल लेक्सिस के बारे में हमको थोड़ा वक्त जानकारी मिलती है, क्योंकि उस समय अशोक चल्ल का आक्रमण किया होगा। अशोक चल्ल ने पूरे कुमाऊं में युद्ध किया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18वां रामचंद्र, जो तिथि है 1195 से 1205 के आसपास। 19वां राजा है भीष्मचंद्र, जो 1205 से 1226 के आसपास। 20वां राजा है मेघचंद, 1205 से 26 के आसपास। 21वां राजा है ध्यानचंद, 1223 से 51 के आसपास। 22वां राजा है पर्वतचंद, और ये इसकी तिथि है 1251 से 61 के आसपास। अब 23वां राजा इंपॉर्टेंट दोस्तों, जो है थोरचंद। थोरचंद, इसकी तो तिथि बताई जाती है, क्या बताई जाती है, 1261 से 1275 के आसपास। दोस्तों कई इतिहासकार थोरचंद को कुमाऊं में चंद वंश की संस्थापक बताया जाता है। ठीक है, वास्तविक संस्थापक भी इसे बताया जाता है थोरचंद को। ठीक है, वंशावलियों के अनुसार कौन कौन मानते हैं दोस्तों से, हर्षित जोशी का जो विवरण उसके अनुसार जो हमारे एक बहुत बड़े इतिहासकार होते हैं श्री डब्ल्यू फ्रेजर जी, जो उनकी रचयिता है गढ़वाल एंड कुमाऊं को जो रिपोर्ट निकलती है 1813 में, उसके अनुसार ये कहते हैं कि ये क्या था, चंद्रवंश का संस्थापक है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन मैंने आपको डाउट क्लियर करा चुका हूँ इससे पहले वाली वीडियो में, उसको नहीं देखा है तो उसके बाद इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, और एक और क्वेश्चन बनता है, कौन सा राजा है, 30वां राजा है। ठीक है, थोरचंद से 20वें चंद के काल को क्या कहते हैं, चंपावती काल भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, क्लियर हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। 24वां राजा जो है कल्याणचंद द्वितीय है, 1275 से 96 के आसपास राज करता है। ठीक है, आगे 25वां राजा है त्रिलोक चंद, जो त्रिलोक चंद की जो तिथि होती है 1296 से 1303 के आसपास। ठीक है, इसने एक और अच्छा किया त्रिलोक चंद ने, इसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले इसने क्या किया, छकादो जो परगना जीता इसने, जो उधमसिंह से नीचे का इलाका है, ऊपर नीचे का इलाका है। ठीक है, हाँ इधर साइड का एक इलाका है, तो ये उसने जीत लिया, और एक और किले का निर्माण इसने यहाँ पर भीमताल में करा लिया दोस्तों। ठीक है, और पूछा जाएगा कि कौन से चंद शासक ने भीमताल में किले का निर्माण कराया या किया या जीता, या त्रिलोक चंद उसका नाम मिलता है। अब आगे एक इम्पोर्टेंट राजा, फिर आगे को देखते हैं, जो है 26वां राजा, जिसका नाम है टमरूचंद। टमरूचंद की 1303 से 21 के आसपास इसका राजकाज बताया जाता है। आगे वाला होता है 27वां राजा होता है, जो होता है धर्मचंद, 1321 से 1344 के आसपास राज करता है। अगला राजा आता है अभयचंद। अभयचंद का काल होता है 1344 से 1374 के आसपास राज करता है। ठीक है, अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट हम समझने का प्रयास करते हैं।
यह पहला चंद शासक है जिसके खुद के अभिलेख मिले हैं। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि किसके अभिलेख खुद के अभिलेख मिले हैं, कौन से ऐसे चंद शासक के? ये है तुम्हारे अभय चंद। कब मिले हैं? क्वेश्चन बन सकता है कि कब मिले हैं, तो ये आसपास आप देख लीजिएगा। डेट मुझे क्लियर याद नहीं आ रही है, लगभग 1360 के आसपास इसका मान सकते हैं हम। 1360 के आसपास के लेख मिल सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, और उस लेख में मिलता है कि इसने भूमिदान का नाम भी मिलता है। ठीक है, ऐसा भी इसके बारे में जानकारी हमको मिलती है। इसका कोई पुत्र नहीं था और उसके बाद इसका उत्तराधिकारी कौन बना जाता है? ज्ञान गरुड़ चंद। अब 29वां राजा होता है ज्ञान गरुड़ चंद। अब इसके बारे में हम महत्वपूर्ण फैक्ट जानने का प्रयास करते हैं। सर्वाधिक अवधि तक इसने राज किया 45 वर्ष तक। अब कौन सा ऐसा कुमाऊं का राजा है जिसने 45 वर्ष तक राज किया या सर्वाधिक राज किया? वो है ज्ञान चंद। इसे अब समझते हैं इसके बारे में। इसकी तिथि 1374 से 1419 के आसपास है। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ से क्या क्या बनते हैं उनको समझने का हम प्रयास करते हैं। दिल्ली जाने वाला ये पहला शासक था, और दिल्ली किसके समकालीन किया होगा? उस समय कौन था गद्दी में? फिरोज शाह तुगलक। तो क्या था वो? वहाँ पर दिल्ली का शासक था। अब ये जाता है, कहा जाता है कहानी के अनुसार, जब ये जाता है दिल्ली तो ये जैसे राजा के दरबार में पहुँचता है और ये एक ही धनुष बाण में क्या करता है? एक गरुड़ को एक ही झटके में मार देता है, यानी कि उसे मारता है, ऐसे कहानी बताई जाती है। और इस कहानी के अनुसार राजा प्रसन्न तुगलक जो है इसे गरुड़ की उपाधि दे देता है। ठीक है, और ये इसका राज चिन्ह होता है गरुड़ होता है, और इस शिव का उपासक होता है, और इसका सेनापति काफ़ी, इसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं हमको देखने को मिलती है। जो नीलू काठायक होता है काफ़ी साहसी होता है, और इसी कारण से नीलू काठायक को कुमैया खिलत की उपाधि भी दी जाती है। अब क्वेश्चन बनेगी कि कुमैया खिलत की उपाधि किसे दी जाती है? नीलू काठायक को। और इसे बाज बहादुर को शोर का विजेता, कहीं कहीं पर बहुत सारी चीज़ें कहा जाता है। ठीक है, और इसे एक क्या कहते हैं ताम्रपत्र में से राजाधिराज, ठीक है मैं लिख भी देता हूँ, राजाधिराज की उपाधि भी दी जाती है। शोर का विजेता, राजाधिराज, यहाँ से काफ़ी फैक्ट बन सकते हैं, आप जरूर इसे नोट करिएगा। राजाधिराज बोला जाता है। ठीक है, और सर्वाधिक अवधि तक राज इसने किया ही, और विष्णु का उपासक, और इसे विष्णु का उपासक भी कहते हैं, शिव का उपासक भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और राजाओं के बारे में। 23वां जो राजा होता है उसका नाम कहते हैं हमारा क्या है? हरिहरचंद, जिसकी तिथि होती है 1419 से 1420 के आसपास। ठीक है, और 31वां राजा होता है उद्यानचंद, जो 1420 से 1421 के आसपास। अब कहानी क्या है आप समझते हैं इसे। 23वां राजा क्या होता है? उद्यानचंद। कहानी बताया जाता है नीलू काठायक किसका सेनापति था? ज्ञान गरुड़ चंद का। बाद में क्या होता है? इन दोनों का झगड़ा हो जाता है, इसके सेनापति और ज्ञानचंद का। तो कहा जाता है कि नीलू काठायक को इसने मार दिया होता है ज्ञानचंद ने। ठीक है, और जिसके कारण वो काफ़ी अत्याचारी और साहसी शासक भी था ज्ञानचंद। और जो ये पोता होता है इसका ध्यानचंद ने, ये पछतावे में रह जाता है, क्योंकि ये सोचता है कि यार मेरे दादा ने ऐसा किया, लोगों पर अत्याचार किया, और पछताने में रहता है। ठीक है, जिसके कारण ये फिर अच्छे कार्य करना स्टार्ट कर देता है, जिस कारण सबसे पहले इसने 1 साल वहाँ के लोगों का कर माफ़ कर दिया, कुमाऊं में कर माफ़ कर दिया। ठीक है, पछतावे के कारण कर माफ़ कर दिया। और कत्यूरी राजा की बेटी से इसने ब्याह किया, उसमें इसने ब्याह किया। ठीक है, और बताया जाता है कि इसने और अच्छे मंदिर भी बना दिए। मंदिर कौन से बनाए? बालेश्वर, चंपावत का बालेश्वर मंदिर भी इसने बनाया, निर्माण कराया, जिसकी सहायता उस समय जो गुजरात के एक ब्राह्मण हैं कुंज शर्मा तिवारी का भी सहयोग रहा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चंपावत में स्थित बालेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? ये कौन था? ध्यानचंद के बारे में। ठीक है, चंद जी ने कराया। अब के बाद अगला राजा होता है 32वां राजा, जिसको हम कहते हैं आत्मचंद। अब आत्मचंद द्वितीय है 1421 से 1422 के आसपास। उसके बाद अगला राजा आता है हरिहरचंद द्वितीय, जो 1422 से 1423 के आसपास। अब अगला राजा है 34वां राजा, जो होता है विक्रमचंद। विक्रमचंद की तिथि होती है 1423 से 1437 के आसपास। अब इसे समझते हैं। कहा जाता है कि बालेश्वर के मंदिर में जो कुंज शर्मा मंदिर का निर्माण किया, उसमें कुंज शर्मा तिवारी और ध्यानचंद ने, तो कहा जाता है कि कुछ छोड़ गया था, तो इसने उसका कार्य पूरा कर दिया। ठीक है, इतने इसके बारे में फैक्ट मिलते हैं। और कौन सा राजा था? 34वां राजा था। ठीक है,
ये भी लास्ट में फिर इसकी मति भी भ्रष्ट होने लगी, भोग विलासी होने लग गया। तो धीरे धीरे यहाँ से भी ये इसका राजकाज भी खत्म हो गया। और इसका जो भतीजा होता है, इसका 35वां राजा भतीजा, इसका विद्रोह करने लगता है। ठीक है, अगले राजा की हम बात करें तो होता है 35वां राजा, जो होता है भारती चंद। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में, तो इसको जरूर नोट डाउन करें। 437 से 450 तक इसने राज किया। अब इसने सबसे पहले क्या किया, उसमें जब किया था डोटी राज था ना, डोटी राज भी चला था, डोटू को हम कर देते थे। और इसने क्या किया, एक काम अच्छा कर दिया कि डोटियों को इसने हराया और वहाँ से उनको कर देने से इनकार कर दिया कि भैया हम तुमको करहर कुछ देंगे, तुम खाली में करहर हमसे ले रहे हो। और उसने युद्ध किया इसने काफ़ी 12-13 साल तक। इसकी कहा जाता है कहीं सेना जंगलों में मारी गई, मलेरिया से मारी गई, या फिर कहीं ऐसे ही मर गई। तो ठीक है, तो ऐसा भी कुछ कहा जाता है कि इसने उन पर 12 साल तक लड़ते रहा। ठीक है, जिसके कारण अंत में जीत होगी इसकी और इसने डोटियों को यहाँ से भगा दिया और पहला स्वतंत्र शासक अपने आप को घोषित किया। क्वेश्चन बन सकता है कि पहला स्वतंत्र शासक कुमाऊं को कौन सा ऐसा पहला स्वतंत्र शासक कौन था? भारती चंद। टोटी में 12 वर्ष तक युद्ध जरा और यहीं से एक नायक जाति की उत्पत्ति होती है। यहीं से क्वेश्चन बनता है बार बार कि नायक जाति की उत्पत्ति का कारण क्या रहा, या नायक जाति कहाँ से शुरू हुई। ठीक है, अब कहा जाता है कि जिस समय यहाँ आगे बढ़ रहा था इनको हराने के लिए नेपाल साइड को, यानी कि ये आक्रमण करता था डिडिहाट साइड से लेकर या फिर पिथौरागढ़ के सोर से, तो वहाँ पर इसके सेना थे। इनसे वहाँ के लोगों के साथ कुछ आपसी संबंध रिलेशन बन गए, जिसके कारण एक उत्पत्ति होती है नायक जाति की। ठीक है, और वहीं से नायक जाति की उत्पत्ति शुरू होती है, यानी कि उनकी उसके बाद भारती चंद के पौराणिक कुमाऊं के इतिहास में काफ़ी योगदान मिलते हैं। ठीक है, और एक प्रसिद्ध वीरांगना है तुम्हारी भागाद्युन्याल, उसके साथ भी भारती चंद के गुणगान मिलते हैं। ठीक है, और इसने उस समय के जो राजा होते हैं, डोटी के राजा, उन्हें रेखा राय भी कहा जाता था। जब ये युद्ध करता था, इसने अपने वो बनाए थे, क्या कहते हैं उन्हें, किले टाइप के, यानी कि मान लीजिए कि इसने अपनी सेना की एक टुकड़ी बनाई थी। एक सेना दूसरी जगह से भेजता था, एक सेना दूसरी साइड से। इस कारण बड़ी मुश्किल से इसने 12 साल तक वहाँ पर युद्ध किया। 12 साल में युद्ध करने के बाद अंत में जीत जाता है। ठीक है, और 1451 में एक हड़ेती ताम्रपत्र में भारती चंद द्वारा एक गाँव देने का वर्णन भी मिलता है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट राजा है, इसके बारे में भी आप अच्छे से देख लें। और उसकी मृत्यु हो जाती है 1461 के आसपास। और इसके पुत्र होते हैं, 3 पुत्र होते हैं, जिनका नाम होता है रतन चंद्र, कुंवर पर्वत चंद्र और सुजान कुंवर चंद्र। आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार पूर्वक। 36वां राजा होता है रतन चंद्र। रतन चंद्र 1450 से 1488 के आसपास राज करता है और उसका पुत्र होता है। और रतन चंद्र जैसे गद्दी पर बैठता है तो, और कहा जाता है इसने अपने पिता की युद्ध में काफ़ी मदद की दोस्तों। ठीक है, और काफ़ी मदद की। और चंपावत की खेती खान के ताम्रपत्र में इसका उल्लेख मिलता है। और चंदों का पहला भूमि बंदोबस्त यहीं से प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंदों का पहला भूमि बंदोबस्त कहाँ से प्रारंभ हुआ? रत्नचंद के काल से। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं कीर्ति चंद के बारे में हम अच्छे से समझने का हम प्रयास करते हैं। कीर्ति चंद ये कुंवर की हैसियत से चंद्रवंश की क्या कहते हैं, चंद्रवंश का राजा बनता है, अगला राजा। ठीक है, और जैसे ही कहा जाता है कि क्योंकि क्या रतन चंद काफ़ी बूढ़ा होने लग गया था। ठीक है, और यह पहला ऐसा चंद शासक था जो गढ़वाल पर आक्रमण करता है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला ऐसा कौन सा चंद शासक है जिसने गढ़वाल पर आक्रमण किया, तो कौन था? उसका नाम कहते हैं कीर्ति चंद। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब अगले राजा की बात करें, कौन है? प्रताप चंद के बारे में कुछ जानकारी नहीं मिलती है। 38वां राजा है 1503 से 1517 के आसपास। 39वां राजा होता है ताराचंद, जो 1517 से 33 के आसपास। अगला राजा होता है 40वां मानिक चंद, जो क्या होता है 533 से 542 के आसपास। ठीक है, इस एक फैक्ट बचता है इसके ऊपर कि सूरवंश की विद्रोही खवास खां को इसने शरण दी। ठीक है, और जान के इसके बारे में कुछ ऐसी जानकारी हमको देखने को नहीं मिलती है। अगला राजा होता है कल्याण चंद्र तिथि 41वां राजा 1542 से 1551 के आसपास। इसके बारे में उतनी जानकारी हमको नहीं देखने को मिलती। ठीक है, अगला राजा होता है पूर्णी चंद 42वां राजा पूर्णचंद, जो 551 से 555 के आसपास। ठीक है,
अगला राजा होता है भीष्मचंद्र, जो 1555 से 1560 के आसपास। अब यहाँ से बनते हैं आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको जरूर नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। कहा जाता है अब ये राजा काफ़ी भ्रमणी राजा था, एक दूसरी जगह से घूमता था, और एक दिन क्या करता है, यानी कि आलमनगर अभी वर्तमान का अल्मोड़ा, ठीक है, अल्मोड़ा भ्रमण करता है, और इसे अल्मोड़ा की जगह काफ़ी अच्छी लगती थी, काफ़ी पसंद करता है अल्मोड़ा की जगह को, ठीक है। बड़े बड़े लंबे खेत थे यहाँ, ठीक है। और जैसे ही पता लगता है ये सोचता है कि यार मैं यहाँ राजधानी शिफ्ट करता हूँ और यहाँ पर किले हिले बनाता हूँ कि अब चंपावत में बहुत हो गया, अब यहाँ राज करता हूँ। तो ये प्लान सब बनाता है, और अंतिम राजा होता है जो चंपावत में राज करने वाला अंतिम राजा कौन सा राजा होता है, भीष्मचंद्र। इसके बारे में कौन सा राजा है, 43वां राजा, ठीक है। और थोर चंद से भीष्मचंद्र के काल को कहते हैं चंपावती काल भी कहते हैं। डेट तिथि भी ये याद कर लो, इम्पोर्टेंट। राजधानी आलमनगर ले गया और इसने सोच लिया और खगवरा किले का निर्माण कराना शुरू कर दिया। और राजधानी कहाँ शिफ्ट कर दी इसने, चंपावत से अल्मोड़ा इसने शिफ्ट कर दी, जो अभी वर्तमान में अल्मोड़ा है, उस समय आलमनगर, ठीक है। और इस तरह सब प्लानिंग बनाई थी, जैसे इसने प्लानिंग बनाता है कि यार मैं ऐसा करूँगा वैसे करूँगा। और आसपास जो थे भैया, अल्मोड़ा एक अच्छा सा गढ़ था कि और एक दूसरे लोग यहाँ पर आक्रमण करने लगे थे उस समय। तो एक षड्यंत्र में मारा जाता है, पता नहीं क्या होता है, षड्यंत्र में मारा जाता है ऐसा कहा जाता है, लेकिन ये अपने कार्य पूरा नहीं कर पाता है, ठीक है। और उसके बाद जो इसका बेटा होता है 44वां राजा बालो कल्याण चंद, 1560 से 1559 के आसपास, इसका जो पिता का जो सपना होता है ये पूर्ण कर देता है, ठीक है। अल्मोड़ा की स्थापना कर देता है और उसकी डेट है 1563। क्वेश्चन यहाँ से क्या क्या बनेंगे कि अल्मोड़ा की स्थापना कब हुई, 1563 में। किसके काल में हुई, बालो कल्याण चंद के काल में, ठीक है। क्वेश्चन बने कौन सा राजा था, 44वां राजा, ठीक है। और नीलपोखर में नीलपुर में एक महल बनाया जो भी वर्तमान में पलटन बाजार है, और एक लाल मंडिका किले का निर्माण कराया ये, ठीक है। और गंगोली के मनकोटी राजा नारायण चंद को भी हराया, ठीक है। और ये काफ़ी अच्छा शासक था, दहेज में सोर भी इसने जीता, सोर राज्य भी इसने जीता, ठीक है। इतने फैक्ट क्लियर हो गए, इसके बारे में आगे बढ़ते हैं, ठीक हो गया। अब आगे जो राजा होता है, अब ये इंपॉर्टेंट राजा है, इनको अच्छे से समझने का प्रयास करें। जो राजा होता है अगला बात 45वां राजा होता है। 45वां राजा का नाम मिलता है तुम्हारा रुद्रचंद। रुद्रचंद का कार्यकाल देख लेते हैं 1559 से 1597 के आसपास, ठीक है भैया। अब अल्मोड़ा में राजधानी स्थापित हो जाती है, यानी कि स्थानांतरित कर देते हैं। और साथ में इसके अपोज में वहाँ के जो क्या होते हैं, पवार वंश राजा होते हैं। पवार वंशी भी काफ़ी क्रूर होते हैं, काफ़ी साहसी होते हैं। अब देखो क्या होता है, अब क्या होता है यहाँ पर धीरे धीरे समझने का प्रयास करते हैं। उस समय क्या होता है, दिल्ली में बादशाह अकबर का शासन होता है भैया। ये जो रुद्रचंद है बादशाह अकबर के समकालीन का होता है, ठीक है। और रुद्रचंद तो पहले क्या था, एक स्वतंत्र शासक था, लेकिन ये जाता है वहाँ भेंट करने जाता है, किससे, अकबर का बुलावा आता है इसे। और जैसे यहाँ जो एक हुसैन का होता है, ये तराई पर, जो तराई का क्षेत्र होता है उस पर आक्रमण करता है, लेकिन रुद्रचंद इनको हरा देता है हुसैन खां को, जिसके कारण अकबर खुश हो जाता है कि भैया यार तुमने हुसैन खां की टुकड़ियाँ यानी कि हमारी सेना को हरा दिया। इसलिए अकबर का बुलावा आता है प्रसन्न होकर। लाहौर में भेंट होती है इन दोनों की, और अकबर को यह खुश करने के लिए तिब्बती याक भी ले जाता है, कस्तूरी घोड़े आदि तोहफे देता है। अकबर के कहने पर ये अकबर के नागौर की लड़ाई में भी जाता है, ठीक है। और तराई व्यवहार का पक्का इंतजाम भी इसने किया। क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे दोस्तों कि अकबर किसके समकालीन का था, कौन सा चंद्रवंश अकबर के समकालीन था, रुद्रचंद। और इसका जो सेनापति ये भी काफ़ी साहसी था, पुरुषोत्तम पंत, ठीक है। इसने सिरा भी जीता, और ग्वालदम का युद्ध भी होता है, इसी बीच बधानगढ़ का युद्ध भी बोलते हैं 1581 में, जो इसके सेनापति और बलभद्र शाह सुकाल देव के बीच होता है, ठीक है। बलभद्र शाह पवार वंशी राजा होता है, और इसमें पुरुषोत्तम पंत भी मारा जाता है, ठीक है। और अंतिम कत्यूर राजा कहीं कहीं पर सुकाल देव भी कहा जाता है। सुकाल देव की इसने हत्या कराई और एक पुस्तक लिखाई, धर्मनिर्णय पुस्तक इसकी पुस्तक है, ठीक है। और अल्मोड़ा में मल्ला महल का निर्माण कराया। और इसका जो पुत्र था, इसके पुत्र वैसे बहुत बताए जाते हैं, इसलिए लेकिन 4 ही पुत्रों का इसमें जानकारी मिलती है, 2 पुत्रों के जानकारी इसमें मिलती है, शक्ति गोसाई और लक्ष्मीचंद। शक्ति गोसाई को हम कुमाऊं का धृतराष्ट्र भी कहते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 45वां राजा रुद्रचंद रहा होगा, और किसके समकालीन था, अकबर के समकालीन था।
और इसका सेनापति कौन था? पुरुषोत्तम पंत है। और बधानगढ़ का युद्ध किस किस के बीच हुआ? पुरुषोत्तम पंत है और बलभद्र शाह सुकालदेव। कब हुआ? 1581 में। क्लियर हो रहे होंगे फैक्ट है, मैं आशा करता हूँ आपको क्लियर हो रहे होंगे और समझ में आ रहा होगा। अंतिम हाँ ठीक है, इसका पुस्तक कौन थी? धर्मनिर्णय। मल्ला महल का निर्माण किसने कराया? रुद्रचंद ने। इसके पुत्र शक्ति गोसाई, जिसे क्या कहते हैं? कुमाऊं का धृतराष्ट्र कहते हैं, और लक्ष्मीचंद। आगे बढ़ते हैं लक्ष्मीचंद के बारे में। 597 से 1681 के आसपास ने राज किया और यह किसके समकालीन था? पवार वंशी राजा मानसी के समकालीन था। और कहा जाता है इसने गढ़वाल में 8 बार आक्रमण किया और स्वाति बारे बुरी तरह से हारा दोस्तों, ठीक है, बुरी तरह से हारता है। और ये छुप छुप के वार करता था, ठीक है, छुप छुप के ये वार करता था। और हम दोस्तों एक दो फैक्ट और बचे हैं, क्या कहते हैं, बालो कल्याणचंद के बारे में, उसको पहले देख लेते हैं अच्छे से। मैं भूल गया था थोड़ा सा। हाँ दोस्तों, अब जैसे ही अल्मोड़ा में वो क्या कहते हैं रुद्र, ठीक है, अल्मोड़ा स्थानांतरित करते हैं और इसने क्या किया, रुद्रचंद के समय में ही ये जो गुरु, पुरोहित, वैद्य, पौराणिक, राज, कोलियाँ, पहरेदार, बाजुनिया, अन्य टमटा, अन्य इसने पद निर्धारित कराए दोस्तों, ठीक है। और इसने ही ब्राह्मणों के गोत्र हो गया, ब्राह्मणों की उच्च जाति, निम्न जाति बनाई, जिसमें ब्राह्मणों में चौथलीय, अलग अलग ब्राह्मणों के जाति बनाई, जैसे चौथलीय ब्राह्मण, चौथलीय मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, चौथलीय। एक दो बार वीडियो देखिएगा और आपका क्लियर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चौथलीय ब्राह्मण की नियुक्ति कराई, जिन्हें उच्च जाति उस समय कहा जाता है। पंचवीड़ीय जो बीच वाले ब्राह्मण होते हैं, हलिया ब्राह्मण जो हल चलाते हैं, ठीक है, हलिया ब्राह्मण होते थे, उन्हें हल चलाते थे वो, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। और हाँ दोस्तों, ओले पढ़ने वाले और थाली बजाकर सभी को सतर्क करने वाले ब्राह्मणों का भी वर्ग इसने बनाया, जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें एक वर्ग कहते हैं, ओली ब्राह्मण कहते का वर्ग बनाया। घरों में सेवा कार्य के लिए छोलियाँ रखवाई, ठीक है। जो भी जनता लास्ट में जो बची उन्हें पौड़ी 15 बिस्वा रखा, ठीक है। और इसके बारे में बहुत सारे और भी कहा जाता है कि इसने और भी अच्छे कार्य किए। क्लियर हो गया होगा टॉपिक। आगे बढ़ते हैं हम, वही लक्ष्मीचंद के बारे में और कुछ जान लेते हैं। लक्ष्मीचंद भी काफ़ी साहसी शासक होता है, इससे कुछ फैक्ट बनते हैं। इसने 7 बार गढ़वाल पर आक्रमण करता है और अंत में बुरी तरह हार जाता है। लेकिन ये मंदिर में जाता है, शायद बागेश्वर के कुछ मंदिर होता है, वहाँ पर ये कहता है कि अगर मैं इस बार जीतता हूँ तो मैं यहाँ मंदिर का पुनर्निर्माण कराऊंगा, इस तरीके से कहता है। लास्ट में क्या करता है, इस 8वीं बार आक्रमण करता है और इसका जो सेनापति होता है इसका सेनापति, ठीक है, उस सेनापति का नाम है तुम्हारा गेड़ा सिंह। और उस समय मानसा का जो सेनापति होता है, मैं लिख भी देता हूँ, गेड़ा सिंह इसका सेनापति। कहानी में मजा आ रहा होगा, अभी समझा रहा हूँ आपको अच्छे से। और सेनापति इसका होता है गेड़ा सिंह, और वहाँ मानसा का सेनापति होता है खत्तर सिंह होता है, ठीक है। अब इन दोनों की लड़ाई होती है 8 राजा, और लास्ट में जैसे ही खत्तर आक्रमण करते हैं, खत्तर सिंह हार जाता है, इसका सेनापति मारा जाता है। और एक काफ़ी खुशी के कारण ये क्या करते हैं, खत्तर सिंह मारा जाता है और काफ़ी खुशियाँ मनाते हैं, त्यौहार मनाते हैं, यानी कि उत्सव टाइप का मनाते हैं। और कहा जाता है, कहीं ना कहीं एक फैक्ट बनता है कि जो कुमाऊं में खतरवा त्यौहार मनाया जाता है, वो भी इसी का एक देन है, ऐसा माना जाता है। लेकिन खतरवा त्यौहार को एक पशुओं के रूप में भी माना जाता है, ठीक है, ये भी आप क्लियर कर लीजिएगा, ये भी मैंने आपको क्लियर कराया जाता है। और कुमाऊं में खतरवा की त्यौहार कहा जाता है कि कहीं ना कहीं यहीं से हुई और 8वीं बार जीत जाता है। और इसका अन्य नाम क्या है, लखुली बिराली किस चंद राजा का क्या नाम है, लक्ष्मी चंद का नाम है, ठीक है। और 2 कचरों का निर्माण भी कराता है, जिसे न्योली और बिस्टोली, जो न्याय का होता है उसमें न्योली और बिस्टोली कहा जाता है, बिस्तावली। इसके पुत्र हैं 21 बेटे का, हाँ 21 बेटे का उल्लेख मिलता है इसके बारे में। और लेकिन इसके पुत्र मुख्यतः 4 बेटों का जानकारी मिलती है, जिनमें दिलीप चंद्र, तिरमल चंद्र, नारायण चंद्र और नीला गोसाई के बारे में हमको जानकारी मिलती है। अगली बात आती है 47वां होता है दिलीप चंद्र सॉरी दोस्तों, 1621 से 1624 के आसपास। और एक फैक्ट बनता है इसके बारे में कि क्षय रोग से मरने वाला पहला चंद शासक था दोस्तों, ठीक है। अगला राजा बनता है विजय चंद्र, जो 1624 से 1625 के आसपास।
अब देखो दोस्तों, अगला राजा बनता है विजय चंद। अब विजय चंद जी के बारे में जान लेते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में। ये 48वां राजा होता है और 1624 से 1625 के आसपास गद्दी पर बैठता है। उसमें ये जो काल था षड्यंत्रों का काल रहा है, और उसमें जो थे षड्यंत्रकारी बहुत सारे लोग अंदर ही, राजा के अंदर ही अंदर थे, जो अपने आप को राजा बनाने की सोच रहे थे कि क्योंकि ये सब उतने शक्तिशाली राजा तो थे नहीं, इसलिए वो सोचते थे कि इनको हम एक दूसरे से लड़ाकर अपने राजा बनते हैं। तो ऐसे में जो थे वहाँ के जो अंदर के लोग थे, वास्तविक शक्ति सखाराम कार्की और पीरू गोसाई और विनायक भट्ट ऐसे लोगों के हाथ में थी। ठीक है। और सबसे पहले विजय चंद जी क्या करता है, एक षड्यंत्र में फंस जाता है, और इसे कहते हैं कि भाई तेरे चाचा भी अब राजा बन सकते हैं, इसलिए तू उसे ख़त्म कर या मार। तो इनके कहने पर विजय चंद क्या करता है, अपने चाचा नीलू गोसाई की आंखें निकलवा देता है। और जो इसके अन्य चाचा होते हैं नारायण चंद, वो और तिरमल चंद के साथ काफ़ी अत्याचार करता है, और इससे परेशान होकर नारायण चंद डोटी भाग जाते हैं और तिरमल चंद कहाँ गढ़वाल भाग जाते हैं। उस समय जो वहाँ का पवार शासक होता है श्याम शाह होता है। ठीक है। और उसके बाद इसने मल्ला महल का निर्माण भी कराया, और अंत में यही एक षड्यंत्र में फंस जाता है दोस्तों। ठीक है। उसके बाद कहीं ना कहीं चंद्रवंश की मतलब पतन की एक शुरुआत होगी, कहीं ना कहीं मान लेते हैं। तो उस समय अब राजा तो कोई था नहीं, क्योंकि ये सब इधर उधर चले गए थे, और कहीं ना कहीं शक्तियाँ ऐसे लोगों के हाथ में आ गई थी, सखाराम कार्की और पीर गोसाई के हाथ में, जिसके कारण उस समय फिर मेहरा लोग जो, तो मेहरा लोग और फरत्यालों का गुट था, उनका काफ़ी, मैंने आपको पहले बताया था, काफ़ी चलती थी। उन्होंने प्लान बनाया कि यार अब उनको बुलाया जाए जो यहाँ से भागे हैं, जैसे तिरमल चंद और नारायण चंद। अभी मेहरा लोग क्या करते हैं, तिरमल चंद को लाने चले जाते हैं। कहाँ लेने चले जाते हैं, ये गढ़वाल चले जाते हैं, और फरतियाल लोग नारायण चंद को डोटी लेने चले जाते हैं। और सबसे पहले पहुँचते हैं यहाँ पर ये तिरमल चंद पहुँच जाता है पहले। और जैसे ही बात पता लगती है उसको, किसको, नारायण चंद, वो वापस रास्ते से चले जाता है, और कहता है कि यार अब तो राजकाज उसके हाथ में आ गया, मैं क्या करूँगा खाली में। तो इसलिए वापस वहीं लौट जाता है, और तिरमल चंद का राज्याभिषेक यहाँ पर हो जाता है दोस्तों। तो उसमें राजा बनता है तिरमल चंद। अब तिरमल चंद सबसे पहले क्या करता है, इससे पता ही होता है कि ये षड्यंत्र रचते हैं बीच में, और इन्होंने हमें भगाया। और ये सबसे पहले जो षड्यंत्र करते थे, सखाराम कार्की और विनायक को मार दिया, और इन दोनों को मार दिया, और पीरू को देश निकाल दिया दोस्तों। ठीक है। और उस समय नीलू कठायत कौन है दोस्तों, किसका सेनापति था, ये ज्ञानचंद का, क्योंकि काफ़ी अच्छा ईमानदार था। तो क्या करते हैं, इसके वंशज की खोज करते हैं, और कर्ण कठायत जो होता है उसे रसोई का दरोगा बना देते हैं। और इसी बीच एक युद्ध होता है, कोसी का युद्ध कहा जाता है, जिसे 1635 में, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद करें। कोसी का युद्ध किस के बीच हुआ, ये हुआ महीपति शाह और किसके बीच, ये हुआ तिरमल चंद के बीच हुआ। ठीक है। और इसमें महीपति शाह हार जाता है। ठीक है। और जागेश्वर के इस राजा की मूर्ति भी मिलती है, और इसके साथ साथ दीपचंद की मूर्ति मिलती है। ठीक है। और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि चंदों का राज चिन्ह क्या था, चंद का चिन्ह था जो, वो था गाय था। ठीक है। और इनका धार्मिक स्थल और सावधान स्थल कहाँ था, ये भी जागेश्वर है। ठीक है, जागेश्वर होता था। क्लियर हो गया टॉपिक। आगे बढ़ते हैं और फैक्ट देख लेते हैं कुछ। उसके बाद अगला राजा होता है 50वां राजा बाज बहादुर चंद, जो होता है 1638 से 1678 के आसपास राज्य करता है। काफ़ी अत्याचारी था और बूढ़ा शासक रहा, काफ़ी लंबे समय तक शासक रहा। कहा जाता है इसने अपने बेटे को ही शासन करने ही नहीं दिया अंत तक। ठीक है। काफ़ी अत्याचारी भी था, और काफ़ी इसने अच्छे कार्य भी किए, ऐसा कहा जाता है। यानी कि इसने ये नीलू गोसाई का पुत्र था, और तिरमल इसने तराई पर पुनः प्राप्ति की, और यह शाहजहाँ से मिलने गया। उसमें किसके समकालीन था, शाहजहाँ से मिलने गया, और इसने ही अपने राज्य को मुगल जैसा बनाने की सोची, यानी कि प्रयास किया। भाजपुर नामक शहर भी इसी ने बसाया। ठीक है। और देखो, कुमाऊं में जजिया कर और नमक कर भी इसी ने लगाया, और कहा जाता है कि जजिया कर क्या होता है, गैर धार्मिक कर होता है। ठीक है, जो गैर मुस्लिमों पर लगता है। ठीक है। और नमक कर भी इसने लगाया, जैसा यहाँ पर उस समय शाहजहाँ और औरंगजेब की नीति थी, वही नीति इसने ही शुरुआत कर दी। और बधानगढ़ से नंदा देवी की मूर्ति लेके आया, जो अल्मोड़ा के मल्ला महल के में थी उस समय। ठीक है। और इसका साथ दिया ज्ञानचंद ने, इसका साथ दिया। और इसी के समय हुणों का आक्रमण भी होता है, हुणों को भी ये हराता है, और मानसरोवर यात्रियों के लिए गूढ़ भूमि भी दान करता है। ठीक है। और एक कहानी के अनुसार ये पता है कि इसने अपने बेटे उद्योग चंद को लड़ाई की, और इन दोनों की मिली नहीं, और उसे गंगोली भेज दिया। ठीक है। और कहा जाता है कि काफ़ी लंबे समय तक इसने राज किया, कम से कम माने तो 30-35 साल से ऊपर इसने राज किया।
और इसके बेटा जो गंगोली था उसने उपहार के शौक में, क्योंकि वो उसकी उम्र भी जा रही थी, तो उसने एक सफ़ेद बाल भेजे ताकि अपने पिता को पता लगे कि अब मैं भी राज करूँ करके। तो जैसे वो उसे पता लगता है, सफ़ेद बाल भेजता है वो अपने, ये क्या कहते हैं, बाज बहादुर अपने काले बाल भेज देता है। यानी कि कहा जाता है कि अभी मैं जवानी हूँ तो ऐसे हीरो कुछ दिनों बाद राजा बनेगा। इस तरह की कुछ कहानियाँ मिलती है। तो आपस में इन दोनों की मिलती नहीं थी, ठीक है। और बागेश्वर में इसने पिंगनाथ मंदिर और भीमताल भीमेश्वर मंदिर का भी निर्माण कराया, ठीक है। और आगे इसने पिथौरागढ़ में एक हथियार देवाल बनाया जिसकी बनावट कैसी दिखती है दोस्तों, एलोरा की कैलाश मंदिर जैसी दिखती है। और इसे कुमाऊं का बलबन भी कहा जाता है। उसका छायाचित्र न्यूयॉर्क में भी है। और इसका पुत्र कौन कौन से, उद्योग चंद्र और पहाड़ सिंह गोसाई। फैक्ट याद कर लो क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले इसने बाजपुर नामक शहर बसाया, ठीक है, ये याद रख लो। और कुमाऊं में जजिया कर भी इसी ने शुरुआत की। किसके समकालीन था, शाहजहाँ और औरंगजेब के समकालीन था, ठीक है। हुड़ों को किसने हराया, बहादुर चंद ने हराया, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। एक हत्या देवाल किसने बनाया, पिथौरागढ़ में। कुमाऊं को बलवान किससे कहते हैं, बाज बहादुर चंद को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका जो बेटा होता है 51वां राजा उद्योग चंद, जो 1678 से 1698 तक राज करता है। सबसे पहले ने गंगोली से आकर पहले ही वर्ष से बधानगढ़ की चढ़ाई चढ़ी और इसने पार्वतीश्वर और त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का भी निर्माण कराया। किस चंद शासक ने त्रिपुरा सुंदरी और इसका निर्माण कराया, ये हमारे उद्योग चंद जी ने, ठीक है। तराई में आम के बगीचे किसने लगाया, ये भी हमारे उद्योग चंद जी ने लगाए, ठीक है। और डोटी के राजा देपाल के साथ इसने खैरागढ़ की संधि भी इसने की। कुमाऊं में स्थायनी छावनी का भी निर्माण इसने किया। मैं लिख देता हूँ, कुमाऊं में स्थायनी छावनी का निर्माण भी इसी ने किया दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और क्या क्या फैक्ट यहाँ से बनते हैं। और 52वां राजा होता है ज्ञानचंद द्विवेदी, ठीक है। 1698 से 1708 के बीच राज करता है। काफ़ी प्रतापी राजा होता है, काफ़ी साहसी राजा होता है। बधानगढ़ लूटने में इसने उद्योग चंद का साथ दिया भैया। और कत्यूर में बद्रीनाथ मंदिर का भी निर्माण भी इसी ने किया, ठीक है। और हॉलबाग में नौला भी इसी ने बनाया। और इसकी आधी सेना देखो, इसको लूटने के समय नेपालियों के साथ, यानी कि जो गोरखा थे, मान लीजिए डोटी के लोग थे, उनको भी हराने में उसकी आधी सेना मलेरिया से मर गई थी दोस्तों, ठीक है। और आगे राजा बनता है 53वां राजा जगत चंद का राज होता है 1708 से 1720 के आसपास। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट और महत्वपूर्ण जानकारी हम जान लेते हैं। सबसे पहले इसके काल में ही कुमाऊं का स्वर्णकाल कहते हैं। किसके काल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहते हैं, जगत चंद के काल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहते हैं। इसने फतेहपति शाह जो पवार शासक था उसको हराया। और आगे हराने के बाद गढ़वाल को एक ब्राह्मण को दान दे दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा जाए कि फतेहपति शाह को किसने हराया, ये हराया हमारे जगत चंद जी ने, ठीक है। हजारों गायों देने को दान की इसका वर्णन मिलता है। और जुए पर कर लगाने वाला पहला शासक था। कुमाऊं में जुए पर कर लगाने वाला पहला शासक कौन सा था, यही था जगत चंद, ठीक है। चेचक से इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद आगे फिर देवी चंद 54वां राजा होता है, जो 1720 से 1726 पर राज करता है। इसे कुमाऊं का रंगीला बादशाह कहा जाता है। एक है दोस्तों, जब जगत चंद का राजकाज था तो एक ब्राह्मण को, यानी कि उसे कुछ पैसों की ज़रूरत थी अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। कहानी ये मिलती है कि कुछ पैसों की आवश्यकता थी और जगत चंद ने उसे नहीं दिया, और जिससे नाराज होकर ब्राह्मण ने चंद्रवंश की पतन की सोच ली। और हुआ भी ऐसा ही, चंद्रवंश धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ने लगा। और कहा जाता है देवी चंद उसी का स्वरूप है। तो तभी कुमाऊं का रंगीला बादशाह इससे कहा जाता है। और कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक भी इसे कहा जाता है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक किसे कहा जाता है, देवी चंद को। और काफ़ी अच्छा था, इसे विक्रमादित्य बनने की चाह भी रखता था। और इसने मुगलों से पंगा भी ले लिया दोस्तों, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि ये षड्यंत्रों का काल था। अफगान शासक था, ठीक है, दाऊद खां, अफगान शासक दाऊद खां। मैं लिख देता हूँ, अफगान शासक था दाऊद खां। उसके कहने पर आया, उसने इसे भड़का दिया और कहा कि यार भाई, तेरी इतनी बड़ी सेना है और तू मुगलों से लड़, मुगलों से जीत जा और सब अधिकार हमारा होगा, पूरा दिल्ली हिल्ली, पूरा भारत तेरा अच्छे से कवर में आ जाएगा। इसलिए उकसाया होगा, लेकिन इससे इतना ज्ञान हुआ नहीं, क्योंकि मुगल कहाँ उतनी बड़ी सेना और इसकी इतनी छोटी सेना, जिस कारण इसने मुगलों से लड़ने चले गया। और लास्ट में इसको ही दाऊद खान ने धोखा दे दिया, यानी कि इसका साथ नहीं दिया और बुरी तरह से हार गया दोस्तों। और इसी के समय रोहलों के आक्रमण भी होने को दिखते हैं। और बाबा हर्षदेव पुरी भी इसी के काल में आए थे, जिसकी समाधि काकड़ी घाट में स्थित थी।
ठीक है, क्लियर हो गए फैक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं। अजीत चंद जो 55वां राजा था, अजीत चंद 1726 से 1729 के आसपास इसने राज किया दोस्तों। यह ज्ञानचंद का की बेटी का भी पुत्र था और इसी के समय षड्यंत्र काल मैं बता ही चुका हूँ, षड्यंत्र ज़्यादा चलते थे। आगे आता है इंपोर्टेंट फैक्ट है 56 से कल्याण चंद पंचमन 1729 से 47 के आसपास। ठीक है, यह अनपढ़ था और गरीब था। ठीक है, और डोटी में मजदूरी करता था और उतना ज्ञानवान था नहीं, क्योंकि अब धीरे धीरे चंद्रवंश पतन की ओर बढ़ने लग गए। और इसने सबसे पहले उस समय जो ये षड्यंत्र रचते थे मणिकमल और पूरनमल, ये भी कुछ मल्लवंशी राजा थे, यानी कि नेपाल साइड के, तो उनको मारा। ठीक है, और इसने भी काफ़ी अत्याचार किया लोगों की, वहाँ की जनता पर काफ़ी अत्याचार किया, प्रजा पर। उनकी आंखें निकलवा दी, लोहे के बर्तनों में भर दी, आंखें निकलवा दी। और इसी के समय रोहिलों के आक्रमण भी होते हैं 1744 में, अलमड़ पर अधिकार होता है और लास्ट में इसे भागना पड़ता है। प्रदीप शाह जो पवार वंश का शासक होता है उस समय, तो उसमें प्रदीप शाह की शरण ली और रोहिलों को इसने अपने खजाने से 3 लाख रुपए भी दिए और इसी कारण फिर रोहिले भाग गए। और इसमें महत्वपूर्ण योगदान शिवदूत जोशी का आता है जो 1745 में। ठीक है, और अंतिम समय में इसी की ही आंखें फूट जाती है दोस्तों। ठीक है, इतने महत्वपूर्ण फैक्ट इसके बारे में याद कर लेना। अगला राजा आता है 57वां राजा दीपचंद जो 1747 से ये 1777 के आसपास राज करता है। इसका संरक्षक कौन होता है? शिवदेव जोशी जी। और इसी के काल में 1757 के आसपास पानीपत का तृतीय युद्ध होता है और तृतीय युद्ध में इसका सेनापति जाता है और कुछ सेना जाती है। आगे इसको ही दोस्तों फ्रांसिस हैमिल्टन थे कि उन्होंने गूंगा शासक भी कहा। और कौन से राजा को गूंगा शासक कहा गया? दीपचंद को। ठीक है, जोशी इसी के काल में जोशी ने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, और धीरे धीरे चंदौन से पतन की ओर बढ़ने लग गया। और इसके चाचा थे लाल सिंह गोसाई, उसी ने भड़काया इसे और हर्षदेव जोशी की मारने की सोची और अंत में सीराकोट के किले में इसकी तड़प कर मृत्यु होगी दोस्तों। ठीक है, और अगला राजा बनता है मोहनचंद। मोहन सिंह गोसाई होता है, मोहनचंद के नाम से फिर आगे राज करता है 1777 से 1779 के आसपास। ठीक है, काफ़ी अब धीरे धीरे खूनी शासन होने लग गया, प्रजा असंतुष्ट होने लगी। अब वहाँ पर एक अच्छे शासक, अच्छे लोग माने जाते हैं, अच्छे कुछ जोशी लोग भी थे जो अच्छे कार्य करते थे। हर्षदेव जोशी जी, उन्होंने अब गढ़वाल से मदद मांगी, यहाँ पर आक्रमण करने की सोची, यानी कि युद्ध करो भैया, ये जो राजा अब अत्याचार कर रहे हैं, भूख प्यास कर रहे हैं, यानी कि ये प्रजा को असंतुष्ट कर रहे हैं, इसलिए तुम आक्रमण करो, यहाँ राज करो। और आक्रमण का न्योता देते हैं कुमाऊं में हर्षदेव जोशी। ठीक है, आगे यहाँ पर आक्रमण होता है फिर ललित शाह का, पवार वंश के जो राजा होते हैं ललित शाह, और फिर यहाँ पर आक्रमण करने के लिए तैयार रहते हैं। और इस युद्ध को बगवाली पोखर का युद्ध भी कहते हैं। ये होता है अगला होता है उसके बाद गणरेज ललित शाह यहाँ पर आक्रमण करते हैं, बगवाली पोखर का युद्ध कहते हैं उसे। ठीक है, और 1789 में युद्ध होता है मोहनचंद और ललित शाह के बीच। तो ललित शाह जीत जाता है और जीतने के बाद अपने बेटे प्रद्युम्न शाह को प्रद्युम्न चंद के नाम से यहाँ पर राजगद्दी संभालने को संभाल देता है, यानी कि प्रद्युम्न चंद यहाँ फिर प्रद्युम्न शाह प्रद्युम्न चंद के नाम से कुमाऊं में राज करने लगता है। ठीक है, और मोहनचंद इलाहाबाद भाग जाता है और वहाँ से नागा साधुओं की सेना बनाकर फिर अटैक करने की सोचता है, लेकिन वो फिर हार जाता है दोस्तों। और इसी कारण गढ़वाल में जो उसका भाई था, कौन सा, क्योंकि ललित शाह के 4 पुत्र थे, कौन कौन से? प्रद्युम्न शाह, जयकरत शाह, पराक्रम शाह और प्रीतम शाह। जिस कारण जयकरत शाह और प्रद्युम्न शाह के बीच अनबन हो जाती है, यानी कि संबंध बिगड़ जाते हैं। उसके बाद जयकरत शाह एक षड्यंत्र में मारा जाता है और रघुनाथ मंदिर में उसकी दुखी होकर अपनी आत्महत्या कर देता है, जिसके कारण प्रद्युम्न शाह का यहाँ मन नहीं लगता है और वो प्रद्युम्न चंद के नाम से आगे चले जाता है, जिसके कारण प्रद्युम्न शाह फिर गढ़वाल चले जाता है और यहाँ जो भी काज है वो हर्षदेव जोशी को सौंप देता है दोस्तों। और लेकिन इसी का फ़ायदा उठाता है तुम्हारा मोहनचंद, और मोहनचंद पुनः फिर कुआं पर आक्रमण कर देता है और हर्षदेव जोशी को हरा देता है दोस्तों। और पुनः मोहनचंद यहाँ पर दोबारा गद्दी पर बैठ जाता है दोस्तों। और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि 2 बार गद्दी में बैठने वाला कौन सा चंद्र शासक था? वो है मोहनचंद्र। ठीक है, और डेट देख लेते हैं 1786 से 1788 के आसपास फिर दोबारा गद्दी में बैठ जाता है दोस्तों। अब धीरे धीरे चंद्रवंश पतन की ओर बढ़ जाता है और अगला जो राजा बनता है 61वां राजा शिवचंद,
जो 1788 से के आसपास राज करता है। इस राजा को मिट्टी का महादेव भी कहा जाता है और यह उद्योग चंद का रिश्तेदार था। और आगे मोहन चंद का बेटा महेंद्र चंद गद्दी पर बैठता है और ये होता है अंतिम चंद राजा होता है, जो 62वां राजा होता है, जो होता है महेंद्र चंद 1788 से 1790। और ये अंतिम राजा होता है और नेपाल, और यहाँ पर हो जाता है सीधे गोरखों का आक्रमण। नेपाल के शासक रण बहादुर शाह पर कुमाऊं का अधिकार हो जाता है और महेंद्र चंद को मजबूरन तराई भागना पड़ता है और यह तराई भाग जाता है। तो इस प्रकार से कुमाऊं में फिर गोरखों का आधिपत्य हो जाता है, यानी कि गोरखा शासन यहाँ से शुरू हो जाता है। तो ये हो जाता है 1790 से 1815 तक गोरखा यहाँ पर राज करते हैं और उसके बाद 1815 से 1947 पर अंग्रेजों का शासन हो जाता है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों कुमाऊं का पूरा चंद वंश है। मैंने आपको प्रयास किया है कि अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया है, जिसमें मैंने आपको पूरे फैक्ट और क्वेश्चन जो भी यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो आपको क्लियर कराने की पूरी कोशिश की है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है या हमारा प्रयास अच्छा लगता है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सभी दोस्तों को साथ शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।